गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे पादप उत्तक। अभी तक हमने जो है पादप उत्तक के बारे में बात की कि पादप उत्तक जो होते हैं वह किस प्रकार से जो है बने हुए होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पादप उत्तक तंत्र की। पिछली क्लास में हमने पादप उत्तक तंत्र के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने जो है पादप उत्तक तंत्र को 3 भागों में बांटा था। सबसे फर्स्ट जो था वह था बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। सेकंड जो है इसके अंतर्गत आता है भरण उत्तक तंत्र, और थर्ड जो है इसके अंतर्गत आता है संवहन उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत हमने देखा कि बाह्य त्वचा जो होती है यह पादप का सबसे बाह्य भाग होती है, जो सभी उत्तक भागों की क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र जो होता है यह सबसे बाहर की ओर स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य जो है पादप भागों की सुरक्षा करना होता है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत जो सबसे बाहर वाला भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। यह बाह्य त्वचा जो होती है एक स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिकाओं के बीच बीच में जो है अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। बाह्य त्वचा जो होती है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्यूटीन आवरण कहते हैं, जो क्यूटिकल आवरण के रूप में पाया जाता है। यह क्यूटिकल आवरण जो होता है यह क्या होता है, जल के प्रति अपारगम्य होता है, अपारगम्य होता है। जिसके कारण से क्या होता है, जल इसमें अंदर की ओर सीधे नहीं आ पाता है। इसके अलावा जड़ों के अंदर यह क्यूटिकल आवरण जो होता है बाह्य त्वचा पर नहीं पाया जाता। बाह्य त्वचा जो होती है इसके ऊपर हमने रंध्रों की भी बात की थी। रंध्र जो होते हैं यह वाष्पोत्सर्जन गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। पत्तियों पर रंध्रों की संख्या जो होती है अलग अलग प्रजातियों के अंदर जो है अलग अलग हो सकती है। रंध्र एक बीजपत्री पादप की पत्ती व द्विबीजपत्री पादप की पत्ती में क्या होता है, ऊपरी और निचली सतह पर अलग अलग रूप से जो है वितरित रहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। इनका मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन गैसों का विनिमय करना होता है। रंध्रों के बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं मूल रोम। मूल रोम जो होते हैं यह भी क्या होते हैं, बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जैसे यह एक मूल रोम कोशिका है तो इसमें क्या होता है, बाहर की ओर एक अतिवृद्धि रोम के समान संरचना निकली रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। जड़ों में क्या होते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा पर, जो क्या करते हैं, जल अवशोषण में सहायता करते हैं। जल अवशोषण में क्या करते हैं, यह सहायता करते हैं। इसके अलावा खनिज पदार्थों का आयनों के रूप में भी अवशोषण जो होता है मूल रोम के माध्यम से ही किया जाता है। मूल रोम जो होते हैं यह जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनकी पत्तियों में जहां पर रंध्र क्या होते हैं इस प्रकार से धसे हुए रहते हैं, जहां पर रंध्र क्या होता है इस प्रकार से धसे हुए पाए जाते हैं, वहां पर भी क्या होता है, मूल रोम जो होते हैं यह पाए जाते हैं। और यह क्या करते हैं, यह इस प्रकार से निकले हुए रहेंगे और यह क्या करेंगे, रंध्रों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको ये कम करने का प्रयास करते हैं। तो यह तो थी बाह्य त्वचा और यह होते हैं रोम, और यह जो है रंध्र है। तो मूल रोम के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसके पश्चात मूल रोम के पश्चात बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार की जैसे कोशिकाएं आती है। जैसे इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं बुल्लीफॉर्म कोशिका। बुल्लीफॉर्म कोशिका, बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है जो बाह्य त्वचा पर पाई जाती है। बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो होती है ये आकार में क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है।
और यह क्या करती है, जल का संग्रहण करती है। यह क्या करती है, जल का संग्रहण करती है, जिसके कारण से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है यह फैल जाती हैं और क्या होता है कि पत्तियों के फैलने से इनकी जो सतही क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है। जब इन कोशिकाओं से जल जो होता है बाहर की ओर निकलता है तो क्या होता है कि ये कोशिकाएं पिचक जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पत्तियां जो होती है यह सिकुड़ने लग जाती है। तो बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, जल संग्रहण करने का होता है। जलीय पादपों के अंदर यह बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती है और यह क्या करती है, जल संग्रहण का कार्य करती है। बुल्लीफॉर्म के अलावा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार की स्त्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो क्या करती है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के अजैव पदार्थों का क्या करती है, संग्रहण करती है, उनका स्त्रावण करती है। तो ऐसी कोशिकाओं को जो है उत्सर्जी कोशिकाएं या स्त्रावी कोशिकाएं कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आने वाली कोशिकाओं के अंतर्गत लिथोसाइट कोशिकाएं। लिथोसाइट कोशिकाएं, लिथोसाइट कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत आती है। और इन कोशिकाओं में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कण, कैल्शियम कार्बोनेट के कण जो होते हैं यह संग्रहित रहते हैं। इनमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण जो होते हैं इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बढ़ा लेते हैं। अंगूर के गुच्छे के समान संरचना इनमें क्या हो जाती है, बन जाती है। और यह जो अंगूर का गुच्छे के समान संरचना है यह कैल्शियम कार्बोनेट के कणों के द्वारा जो है बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है यह सामान्यतया फाइकस अथवा बरगद के पादप की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इन्हें जो है हम सिस्टोलिथ या लिथोसाइट कोशिकाएं कहा कहते हैं। इसके अलावा इनके अंतर्गत जो है सिलिकोसाइट कोशिकाएं, सिलिकोसाइट कोशिकाएं, सिलिकोसाइट कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है, सिलिका के कणों का क्या करती है, संग्रहण करती है। इनमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा जो है पाई जाती है, सिलिका के कणों का संग्रहण करती है। सामान्यतः इक्विसीटम जो पादप होता है, इक्विसीटम के पादप के बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के अंदर यह विशिष्ट कोशिकाएं मिलती हैं जो क्या करती है, सिलिका के कणों का क्या करती है, संग्रहण करती है। तो इन्हें सिलिकोसाइट्स कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा स्क्लेरोटिक कोशिकाएं, स्क्लेरोटिक कोशिकाएं यह जो कोशिकाएं होती है, स्क्लेरोटिक कोशिकाएं यह क्या होती है, दृढ़ोत्तकी प्रकार की होती हैं। यह क्या होती है, दृढ़ोत्तकी प्रकार की होती हैं, जो क्या करती है कि बीज के बाह्यतम आवरण यानी बाह्य आवरण का निर्माण करती है, जो सामान्यतः क्या होता है, कठोर आवरण होता है। जैसे मूंग, उड़द आदि के अंदर जो बीज का बीजावरण होता है, बाह्य आवरण होता है, वह क्या होता है, स्क्लेरोटिक कोशिकाओं के द्वारा ही जो है निर्मित होता है। तो यह सभी जो भाग हैं यह सब मिल करके क्या करते हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इन्हें जो है हम बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके पश्चात जो है आता है सेकंड उत्तक, जिसे हम भरण उत्तक तंत्र कहते हैं। सेकंड जो है भरण उत्तक तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए भरण उत्तक तंत्र जो है, भरण उत्तक तंत्र जो होता है यह क्या होता है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र के अलावा पादप का जो भी भाग होता है वह भरण उत्तक तंत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचा हुआ भाग है पादप उत्तक तंत्र का वह भरण उत्तक तंत्र कहलाता है। भरण उत्तक तंत्र जो है
यह पादप के मध्य भाग का निर्माण मुख्य रूप से करता है। भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले इसमें आती है वल्कुट, या इसे जो है कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेकंड इसमें आती है परिरंभ, जिसे पेरिसाइकल कहा जाता है। थर्ड इसके अंदर आती है मज्जा या पित्त, मज्जा अथवा पित्त। वल्कुट जो है इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे सामान्य वल्कुट, या सिंपल कॉर्टेक्स। सेकंड जो है इसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। थर्ड जो है इसके अंतर्गत आती हैं अपनी एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा। ठीक है, तो यह वल्कुट के 3 भाग होते हैं या 3 स्तर सामान्यतया पादपों में देखने को मिलते हैं। देखिए वल्कुट होती है, इसकी कोशिकाएं जो होती है यह सामान्यतया गोलाकार अथवा स्थूल कोणोत्तकी प्रकार की हो सकती है, दृढ़ोत्तकी प्रकार की हो सकती है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होते हैं, अंतः कोशिकीय अवकाश जो होते हैं पाए जाते हैं, अंतः कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। यदि सामान्य वल्कुट की बात की जाए तो इसमें कोशिकाएं गोलाकार होती है और इनमें क्या होता है, कोशिकाओं के बीच बीच में जो है अंतः कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है यह पतली होती है और इनमें कोशिका द्रव जो होता है इसकी मात्रा क्या होती है, इनमें ज्यादा पाई जाती है। वल्कुट कोशिकाएं जो होती है यह जीवित कोशिकाएं होती हैं। वल्कुट कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित अंतः कोशिकीय अवकाशों में क्या होता है कि गोंद, टैनिन, रेजिन आदि पदार्थ भी क्या होते हैं, संग्रहित रहते हैं। तो ये जो है एक सामान्य वल्कुट की जानकारी। इसके अलावा जैसे अगर बात की जाए हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस जो स्तर होता है यह क्या होता है कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर क्या होता है कि स्थूल कोणोत्तकी प्रकार का होता है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो है हाइपोडर्मिस जो होती है स्थूल कोणोत्तकी कोशिकाओं की बनी हुई होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में यह जो है क्या होती है, दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं की बनी हुई होती है। यह 2 से 3 कोशिकीय मोटा स्तर होता है। द्विबीजपत्री में तो यह स्थूल कोणोत्तकी प्रकार का होता है, जबकि एक बीजपत्री में यह दृढ़ोत्तकी प्रकार का होता है। हाइपोडर्मिस जो होती है यह क्या करती है, पादपों को यांत्रिक बल व सहायता प्रदान करती है। इसके पश्चात जो है एंडोडर्मिस जो होती है इसे हम अंतस्थ त्वचा कहते हैं। एंडोडर्मिस जो होती है यह परिरंभ को जो है वल्कुट से जो है क्या करती है, अलग करती है। यह क्या करती है, परिरंभ को वल्कुट से क्या करती है, अलग करती है। एंडोडर्मिस कोशिकाएं जो होती है यह सामान्यतया क्या होती है, ढोलकाकार आकृति की होती है। सामान्यतः क्या होगी, यह ढोलकाकार आकृति की होती है, इस प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनमें क्या होता है, अंतः कोशिकीय अवकाश जो है नहीं पाया जाता है, इनमें अंतः कोशिकीय अवकाश नहीं होता। इन कोशिकाओं के ऊपर जो है लिग्निन अथवा सुबेरिन का क्या हो जाता है, आवरण पाया जाता है। जब इनके ऊपर लिग्निन अथवा सुबेरिन का जो आवरण होता है तो यह आवरण कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहलाता है। कैस्पेरियन पट्टिकाओं के रूप में यह आवरण पाया जाता है, जो क्या होता है, जल के प्रति अपारगम्य होता है। एंडोडर्मिस की बीच बीच में क्या होता है, कई कोशिकाएं जो होती है यह कैस्पेरियन पट्टिकाओं रहित होती है।
तो ऐसी कोशिकाओं को हम जो है मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। जिन पर क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, वह कोशिकाएं क्या कहलाती है? मार्ग कोशिकाएं कहलाती है, जो जल के लिए क्या होती है? मार्ग प्रदान करती है, जल को संवहन तंत्र में आने के लिए मार्ग प्रदान करती है। तो ये जो होता है एंडोडर्मिस होता है, इसके नीचे फिर क्या होता है? पेरिसाइकल या परिरंभ जो है यह पाए जाते हैं।